हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहतांग जीके स्टडी। आज की वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। पहला है होनहार बीरवान के होठ चीखने पात मुहावरा। दूसरा है अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा। तीसरा है हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति। और चौथा है कि विष दे विश्वास न दे लोकोक्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होनहार पीरवान के होठ चीखने पात। ये एक मुहावरा नहीं, यह एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है धनुष टंकार में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा है यण संधि। जब आप धनुष टंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, धनु प्लस टंकार। तो ये क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। तो जहाँ पे भी विसर्ग लगा हुआ होता है इसका मतलब उस पर विसर्ग संधि होती है, तो इसमें आ जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है। मतलब जो हिंदी में पहला जिन्होंने कहानी लिखा है लेखिका, उनका नाम बताना है। तो पहला है बंग महिला, दूसरा है चंद्र किरण, तीसरा है सत्यवती और चौथा है चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। बंग महिला है जिन्होंने की हिंदी में पहली कहानी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है निरापद, दूसरा है निष्पक्ष, तीसरा है तटस्थ और चौथा है दत्तचित्त। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष। कि जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता वो होता है निष्पक्ष। और तटस्थ भी हम जानते हैं, तटस्थ क्या होता है, जो उदासीन होता है, उदासीन व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं, तटस्थ कहते हैं। नेक्स्ट है आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला है प्रतिमान, दूसरा है यथार्थ, तीसरा है मानक और चौथा है प्रतिरूप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थ। आदर्श जो शब्द होता है इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं मॉडल, पैटर्न, मानक, नमूना, प्रतिमान, ये सब इसके अन्य पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जग उरोज तेरी आली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी नहीं समाये में कौन सा अलंकार है। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है यमक और चौथा है अतिशयोक्ति। तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पे आता है जहाँ पर किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर, आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर हम जहाँ पे किसी बात को करते हैं वो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार आता है। तो ये कह रहा है कि जग उरोज तेरे आली नित नित अधिक बढ़ाए। रोज रोज क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारी क्या हो रही है, बड़ाई होती जा रही है। और तुम्हारी जो भुजाएं हैं ना इतनी बड़ी हो रही हैं कि यहाँ जग में समा नहीं पा रही हैं, इस तरीके से इसका अर्थ है। तो ये क्या अत्यधिक बड़ाई कर रहा है, तो अतिशयोक्ति आ जाएगा। जान लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह होता है जिसमें उपमान और उपमेय दोनों क्या एक ही रूप हो जाता है। मतलब अगर हम किसी से किसी की तुलना कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमा और मुख जो है एक जैसा ही हो जाए, जब मुख चंद्र हो जाए तो उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार, कि मुख चंद्र सा है। फिर आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार हम जानते हैं जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कैसे है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इसमें आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार वहाँ पे होता है जब कोई शब्द एक बार आए और उस शब्द के अर्थ अनेक हो जाएं। जैसे कि कनक, कनक वाला आपने सुना होगा, तो कनक के कई अर्थ यहाँ पे निकल जाते हैं, जैसे कि सोना, धतूरा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है चल खुसरो घर अपने, किसका उपन्यास है। पहला है शिवानी, दूसरा है पीताम्बर दत्त बर्तवाल, तीसरा है राजेश जोशी और चौथा है शैलेश मटियानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवानी, जो जिनका नाम की क्या है, गौरा पंत, जिनको कि हम क्या कहते हैं, गौरा पंत भी कहते हैं। इनका उपन्यास है चल खुसरो अपने घर। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है 14 फेरे। अगर पूछा जाएगा कि 14 फेरे किसकी रचना है तो आप बताओगे शिवानी की। अपराजिता, अतिथि, मृणमाल की हंसी और झरोका, ये सारी रचनाएं हैं शिवानी जी की। नेक्स्ट है सचिवालय का एक विभाग किसी दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का पत्र पाने का सहारा देता है। पहला है परिपत्र, दूसरा है शासकीय पत्र, तीसरा है अशासकीय पत्र और चौथा है शासनादेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशासकीय पत्र। परिपत्र हम जानते हैं जब किसी सूचना को बहुत सारे विभागों में भेजना होता है, किसी एक ही सूचना को, तो उसके लिए हम परिपत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। पहला है पितासा, दूसरा है बुभुक्षा, तीसरा है जिगीषा और चौथा है तितिर्षा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तितिर्षा जो है तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए तितिर्षा शब्द प्रयोग किया जाता है।
जो बुभुक्षा है इसका अर्थ होता है कि खाने की इच्छा, भूख की इच्छा जिसमें होती है उसको बोलते हैं बुभुक्षा, और जीतने की इच्छा जिसमें हो उसे कहते हैं जिगीषा, और तितृषा तो हम देख लिया कि तैरने की इच्छा। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? पहला है रसखान, दूसरे है सूरदास, तीसरे कबीर और चौथा है मीराबाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसखान। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। साथ ही देख लेते हैं इनकी अन्य रचनाएं, सुजान, रसखान और एक और है दान लीला। तो ये 2 रचनाएं और हैं रसखान की, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और दान लीला। नेक्स्ट है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। पहला है अकल खुलन, परिपक्व होना, दूसरा है कि झूठ तिताई लागण, अकारण ही प्रतिष्ठा को हान होना, तीसरा है कि उनीक लागण, बादल घिर जाना, और चौथा है कि खुट खजान, एक जगह स्थिर न रहना। तो ये हमको गढ़वाली लोकोक्तियाँ दी हुई, यह इनके अर्थ बताने हैं हमको। तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अकल खुलन का मतलब होता है कि परिपक्व होना, झूठ तिताई लागण का मतलब यही होता है कि अकारण ही प्रतिष्ठा को हानि होना, और उन्हीं की लागण बोलते हैं ना कि बादल गिर गए चारों तरफ से, उनकी लग गई है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा कि बादल घिर जाना। और खुट खजान का मतलब होता है कि एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, जो उसका पैर चलता रहता है, खुट खजान। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जनजाति का उल्लेख अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मिलता है? पहला है भोटिया, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है जौनसारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोक्सा। बोक्सा जनजाति का जो है हमें इसका उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में। और आईने अकबरी किसने लिखा है? ये लिखी है अबुल फजल ने। नेक्स्ट है द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड 2009 पुस्तक के लेखक हैं। पहला है केदार सिंह फोनिया, दूसरे हैं योगेश धस्माना, तीसरे हैं डॉक्टर राम सिंह और चौथे हैं बद्रीदत्त पांडे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदार सिंह फोनिया। इन्होंने लिखी है ये पुस्तक द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड सेकेंड 2009। और जो योगेश धस्माना है इनकी पुस्तक का नाम है उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास। अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में जन जागरण, यूके में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास किसकी रचना है, तो यह है योगेश धस्माना की। साथ ही देख लेते हैं डॉक्टर राम सिंह, इनकी रचना है सोर के अतीत। जो सोर क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, उसके बारे में लिखा गया है सोर का अतीत। तो सोर का अतीत जो रचना है ये है डॉक्टर राम सिंह की। और बद्रीदत्त पांडे तो आप जानते हैं कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है? बद्रीदत्त पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। पहला है समय विनोद, दूसरा है युगवाणी, तीसरा है संध्या गीत और चौथा है कालांतर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय विनोद। समय विनोद जो है यह उत्तराखंड द्वारा प्रथम समाचार पत्र है जो प्रकाशित हुआ था उत्तराखंड के लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के संस्थान और उनके स्थापना वर्ष को हमें सुमेलित करना है। पहला है कि उत्तराखंड विधिक अकादमी, तो इसकी स्थापना वर्ष है 2004। तो 2004 जो है यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद दूसरा दिया है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, जो कि कहाँ पे है? रामनगर में है। और ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 2008। इसकी स्थापना हुई 2008 में। विधिक अकादमी की स्थापना हुई 2004 में। आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध अकादमी, इसकी स्थापना हुई है 1955 में। तो ये बिल्कुल सही है, 1955 में इसकी स्थापना हुई। और आयुर्वेद विद्यालय, इसकी स्थापना हुई है 2009 में। तो आप विधिक अकादमी जो है 2004 में, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद इसकी हुई है 2008 में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा, असम के बिहू तथा मणिपुर के रस नृत्य शैली का है? तो पहला है चौफुला, दूसरा है झुमेलू, तीसरा है छोलिया और चौथा है पांडव नृत्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौफुला नृत्य। चौफुला नृत्य जो है जो गुजरात के गरबा, असम के बिहू और मणिपुर के रॉस नृत्य शैली का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ा हाट था। दूसरा है ऋषिकेश को प्राचीन समय में कुब्जा मृग के रूप से जाना जाता था। तीसरा है कि जो रुद्रपुर है वो एक पर्वत पदीय नगर नहीं है। और चौथा है कि हरिद्वार में मनसा देवी का जो मंदिर है वो विल्व पर्वत पर स्थित है। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमको असत्य बताना है, मतलब जो सत्य नहीं है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ये चारों के ही चारों बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था, ऋषिकेश का पुराना नाम कुब्जा मृग था और रुद्रपुर एक पर्वत पदीय शहर नगर नहीं है।
और हरिद्वार में जो मनसा देवी का मंदिर है वो विल्व पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है 13 जिला 13 डेस्टिनेशन 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन को सुमेलित करना है हमको। तो पहला है चमोली, गैरसैंण, भराड़ीसैंण, दूसरा है बागेश्वर, गरुड़ वैली, तीसरा है रुद्रप्रयाग, चिरबटिया और चौथा है चंपावत, पाटी, देवीधुरा। तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 में राज्य की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? पहला है अगस्त्यमुनि, दूसरा पुरोला, तीसरा है बेरीनाग और चौथा है नैनीताल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुरोला। पुरोला जो है इसको मिला है नगर पालिका का दर्जा 2024 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया। राज्य सरकार ने प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की? तो पहला है 1 लाख रुपए, दूसरा है 10 लाख रुपए, 50 लाख और 5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 50 लाख रुपए। प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं उनकी प्रोत्साहन राशि। और ये 4 खिलाड़ी कौन हैं तो इनको बिल्कुल याद रखना है आपको। पहले हैं लक्ष्य सेन, जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से। दूसरे हैं अंकिता ध्यानी। तो अंकिता ध्यानी आप जानते हैं कि एक एथलीट हैं अंकिता ध्यानी। और तीसरे हैं सूरज पवार, ये भी एथलीट हैं। और चौथे हैं परमजीत सिंह, ये भी एथलीट है। 3 एथलीट और 1 बैडमिंटन। अंकिता ध्यानी, सूरज पवार और परमजीत सिंह, ये तीनों एथलीट से संबंधित हैं। और जो लक्ष्य सेन है इनका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला रोडोडेंड्रोन आपको पता है बुरांस, जो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है, का उद्यान कहाँ विकसित किया गया? पहला है धारचूला, दूसरा है मुंशियारी, तीसरा है चोपता और चौथा है जोशीमठ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंशियारी। मुंशियारी में विकसित किया जा रहा है देश का पहला रोडोडेंड्रोन उद्यान। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? तो इसमें जो है इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से एक चतुर्भुज बना, फिर 2, फिर 3 तो ये हो गए। और पूरा ये जो है ये एक ये हो गया 4। तो 4 तो ये हो गए। और जब भी हमें ऐसा दिया हुआ तो इस तरीके से और ऐसे करके हमको निकालना होता है इसको। तो हम सीधे क्या कर लेंगे, इसको 4 से स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौको 16 होता है। तो इसका सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16 समांतर चतुर्भुज इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या आएगी? पहला दिया है P, V और G, इस तरीके से दिया है आपको। P के आगे लिखा हुआ है 34, फिर लिखा है 32 और फिर लिखा है Q। V के आगे लिखा है 44, 40 और X। और फिर यहाँ पे G के आगे 2 संख्याएं छोड़ रखी हैं, फिर दिया है आपको I। तो हमें ये 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि ये कौन सी हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमको P, और P हमें बताया है कि जब हम ABCDEFG करके लिखते हैं तो P कौन सा नंबर पे आता है? तो P आता है 16वें नंबर पे। जब हम 16 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पे दिया हुआ है 32। अब देखेंगे हम Q, तो Q जो है ये आता है हमारे पास 17वें नंबर पे। Q के बाद P के बाद Q आता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 17वें नंबर पे। और 17वें को जब हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34। तो यहाँ पे आ गया ये 34। इसी तरीके से हमें सेम करना है V और X के साथ। V जो है V आता है हमारे पास 22 नंबर पे। तो 22 नंबर पे जब V आता है तो इसे हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। फिर V का हमें पता चल गया है, तो हम इसी तरीके से इसके G और I के साथ करेंगे। तो जो G है हमारे पास, G कौन से नंबर पे आता है? तो G हमारे पास आता है 7th नंबर पे। और 7th को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। और 14 आपको पता है कहाँ पे दिख रहा है? तो सारे ऑप्शंस में हमको 14 दिख रहा है। इसके बाद हम देख लेंगे I। तो I जो है ये आता है हमारे पास कौन से नंबर पे? तो ये I आता है 9th नंबर पे। और 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो हमें देखना है कि 18 और 14 कौन से नंबर पे है। तो ये दोनों में है। इसके बाद जब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 34 था इसका Q का इस साइड लिखा हुआ था, तो I का भी क्या आएगा? इस साइड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये आ जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सारे आपके PYQ हैं जो ऑलरेडी आपके UKSSC द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 3 4 बराबर 6 है तो 8 7 6 बराबर 7 है,
तो 7 8 2 बराबर 8 है, तो हमें बताना है कि जो 6 4 6 है तो इसका मान क्या होगा, ये बताना है हमें। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया है हमारे पास 5 + 3 + 4 करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 12, और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऐसे दिया है कि 8 + 7 + 6, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो हमें पता चल गया है कि 2 से 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इस 6 + 4 + 6 को इनको तीनों को जो है प्लस कर लेंगे तो 6 दूने का 12, 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 8। तो 8 जो है ये आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है तो उसी माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पहली तारीख को क्या है, पहली तारीख को अगर क्या है सोमवार है, तो कह रहा है कि पहली तारीख को है सोमवार, फिर ही कह रहा है कि उस माह के जो है दूसरे शनिवार, तो अगर पहली तारीख को सोमवार है तो दूसरा जो शनिवार है वो कब आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, 7 प्लस कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8 तारीख को होगा एक और सोमवार, और इसके बीच में पहला शनिवार पड़ा होगा। 8 में अगर आप 7 और प्लस कर लोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15, तो 15 को अब पड़ेगा आपका सोमवार। और ये कह रहा है कि दूसरा शनिवार, तो दूसरा शनिवार जो है तो सोमवार से 15 को अगर सोमवार है तो इससे पहले 14 को क्या आ जाएगा यहाँ पे रविवार, 14 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 13, तो 13 को पड़ेगा यहाँ पे शनिवार। 13 को अगर शनिवार है तो कह रहा है इसके 4 दिन बाद, तो पहला दिन तो ये हो गया 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, और इसके बाद पूछ रहा है तो जो 18 तारीख होंगी ना, ये होंगी 18 तारीख यहाँ पे। और कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे अगर 15 को अगर सोमवार था तो 16 को क्या हो जाएगा मंगलवार, 17 को बुधवार और 18 को आ जाएगा यहाँ पे बृहस्पतिवार। तो 18 तारीख और बृहस्पतिवार होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, तारीख 18 और दिन बृहस्पतिवार, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है CFI, फिर दिया है 7, 13, 25, 31, LOR। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं यहाँ पे 2, इसके स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो जब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये C और F यहाँ पे जब जा रहे हैं तो C के बाद D E F 2 छोड़ के F आ जाता है, फिर F के बाद I में जाते हैं तो G H I आ जाता है, G H और I। तो क्या पता सेम इनके साथ भी सीरीज़ चल रही हो। तो जब हम 7 से 13 में जाते हैं तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13, तो हमारे पास कितना हो जाता है, +6 हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे +6 करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप +6 और करोगे तो कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 19। तो 19 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में हमें 19 दिख रहा है। फिर यहाँ पे दिया है 25, 25 से आप जब 31 में जाते हो तो कितना प्लस हो जाता है, 25 के बाद 26, 27, 28, 29 और 31, फिर से क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो फिर 31 से जब आप +6 करोगे तो 31 और +6 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 19 और 37, ये आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ये दोनों अंक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों का व्यवस्थित क्रम है। पहला है स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग। दूसरा है कि अंशुनाग, विभुनाग, गणपतिनाग या स्कंदनाग। तो इसका सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। ये जो तीनों नाग वंश के नरेश हैं इनका उल्लेख मिलता है हमको कहाँ पे, गोपेश्वर शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला है लोकटक झील मणिपुर, दूसरा है लोनार झील महाराष्ट्र, तीसरा है सांबर झील राजस्थान और चौथा है हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, हुसैन सागर झील कर्नाटक। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हुसैन सागर झील कौन सा स्टेट में है। जो लोकटक झील है ये मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। लोनार झील है वो बिल्कुल महाराष्ट्र में है, और सांबर झील आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। लेकिन हुसैन सागर झील जो है वो कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
नेक्स्ट, जनजातियां व उनके क्षेत्र जो है उनको सुमेलित करना है। पहला है टोडो, दूसरा लेप्चा, तीसरी जनजाति है बिरहोर और चौथा है गारो। तो गारो हमें पता है कहाँ है, गारो खासी जयंतियाँ तीनों कहाँ पे हैं, मेघालय में है और यहीं पे मिलती है हमको ये पहाड़ियाँ भी, गारो खासी जयंतियाँ, जहाँ पे कि चेरापूंजी में हमको देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा बारिश। और फिर आती है टोडो, तो टोडो कहाँ की जनजाति है, टोडो है तमिलनाडु की। लेप्चा, लेप्चा जो ये होते हैं सिक्किम में। और बच गया बिरहोर, तो बिरहोर कहाँ की है, झारखंड की है, तो इन्हें आपको याद करना है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है। तो गांधी और इरविन जो वाइसरॉय इनके समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, ये किससे संबंधित है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है असहयोग खिलाफत आंदोलन, चौथा है रॉलेट आंदोलन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।